नमस्कार स्टूडेंट, अदम्य एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट 2। हम लोगों ने अभी जो कल टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम था मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जिसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और मे भी शायद इसका पार्ट 3 भी बन सकता है, क्योंकि ये क्या थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, इस वजह से अपन इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर रहे हैं। तो अभी ये जो पॉइंट है ये आपका है पार्ट 2। इससे पहले वाली जो वीडियोस थी उसके अंदर हम लोगों ने जो आपके जन्मजात रोग पढ़ लिए थे, आनुवांशिक रोग पढ़ लिए थे एवं जितने बैक्टीरिया से होने वाले और वायरस से होने वाले डिजीज पढ़ ली थी। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट डिजीज, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ लिखवाना चाह रही हूँ। हमने क्या कल जो पढ़ा था उसमें एक टॉपिक पढ़ा था जीवाणु जनित रोग। अब ये जो टॉपिक था आपका, इस टॉपिक के अंदर मैं आपको जीवाणुओं के बारे में इतना डिटेल में समझा नहीं पाई थी, तो वो चीज़ यहाँ हम लिख लेते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट आगे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है जीवाणु होता क्या है, जिसे हम इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। क्या होते हैं बैक्टीरिया, किसने इसकी खोज करी थी, क्या है, ये सारा चीज़ें हम देखेंगे। तो बैक्टीरिया की जो खोज थी वो एक वैज्ञानिक ने की थी जिनका नाम था एंटोन वॉन, और क्या नाम था? ल्यूवेनहोक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवाणु कोशिका की खोज करी थी। अभी देखो ये चीज ना दो तरह से प्रश्न आप याद कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? पहला पॉइंट, एक चीज आपसे पूछी जाती है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने करी थी। तो सर्वप्रथम कोशिका या सेल जो होती है उसकी खोज आपने आज तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है रॉबर्ट हुक। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। ठीक है, मृत कोशिका के कॉर्क के टुकड़े के अंदर से देखा था उन्होंने। लेकिन एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहली बार जीवित कोशिका की खोज करी थी। किसकी करी थी? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज करी थी, और जो कि क्या थी आपका? बैक्टीरिया या जीवाणु था। और उसकी खोज में दोनों ही प्रश्न आ सकते हैं। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने पहली बार जीवाणु कोशिका को देखा, और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि पहली बार जीवित कोशिका की खोज किसने करी, तो वो करी थी आपकी एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने। दोनों ही चीजों में यही आपसे पूछा जाता है। अब जीवाणु होते क्या हैं ये देखो। तो जो जीवाणु होते हैं आपके, एक सेकेंड, जो जीवाणु होते हैं आपके वो किस प्रकार के होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल वाले। प्रोकैरियोटिक सेल। कोशिकाएं जो होती है ना वो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। नाम से ही अपन यहां पर इसका मतलब निकाल सकते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और यू वर्ड लगता है उसका मतलब होता है एक्चुअल। ऐसी कोशिकाएं, और कैरियोटिक वर्ड जो याद आ रहा है यहाँ पर, कैरियोस से मिलके बना है जिसका मतलब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर प्रिमिटिव या जिसे हम कह सकते हैं पुराना या आद्य केंद्रक पाया जाता है, उन कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। और जिनके अंदर यू यानी कि एक्चुअल, जिसमें एक्चुअल न्यूक्लियस पाया जाता है, उसे हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती है? जीवाणु। तो जीवाणु क्या होगा? एक तरह की प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया वाला जो है वो कहाँ याद लिखना है आपको? जीवाणु जनित रोग जहाँ लिखा है हम लोगों ने उसके जस्ट पास में आप इस चीज को लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अब जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं इसके वो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जीवाणु कोशिकाएं पढ़ ली थी, मतलब जीवाणु कोशिकाओं से होने वाले रोग पढ़ लिए थे, विषाणु से होने वाले रोग पढ़ लिए थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे प्रोटोजोआन डिजीज। कौन सी डिजीज पढ़ रहे हैं? प्रोटोजोआन डिजीज। प्रोटोजोआ जनित रोग। कैसे रोग हो जाएंगे ये सारे के सारे? आपके प्रोटोजोआ जनित रोग। अब प्रोटोजोआ क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। तो प्रोटोजोआ आपके सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, नेचर कैसा होता है? परपोषी होते हैं। ठीक है, परपोषी यानी कि पैरासाइट। ये अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम
परपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन हो सकता है इसका? आपका अमीबा, ठीक है, प्लाज्मोडियम। अमीबा इसलिए लिखा है क्योंकि अमीबा को सब जानते हैं। ठीक है, कैसे जानते हैं? बचपन से पढ़ा है, अमीबा ऐसा 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 होता है, ये इसका केंद्रक है और खाना खाने के लिए वो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए मैंने अमीबा लिखवाया। अमीबा क्या है? आपका प्रोटोजोआ है। अब प्रोटोजोआ ज्यादातर क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, यानी अपने भोजन के लिए किसी और के ऊपर निर्भर करते हैं। अब देखते हैं कि प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से होते हैं, या जिनको हम प्रोटोजोअन डिजीज कहते हैं वो कौन कौन सी है। यहाँ पे आपको टेबल के हिसाब से दे दिए मैंने। यहाँ पे पहली डिजीज जो आ रही है इसे हम कहते हैं अमीबिएसिस, अमीबिएसिस, या इसको और सरल भाषा में अमीबी पेचिश भी कहते हैं। ठीक है, नाम से पता लग रहा है पेचिश, यानी इसमें क्या होता है? जिसके शरीर में अमीबा है, ठीक है, जिसके शरीर के अंदर अमीबा जा चुका है उसको क्या होगा? लूज मोशंस के अंदर रक्त आएगा और उस रक्त के साथ में अमीबा भी रिलीज हो जाएगा। उसके अलावा और क्या होगा? उसको हेडेक रहेगा, बुखार होगा, ठीक है, और पेट में दर्द रहेगा। कैसे फैलता है? देखो, मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआंस जो होते हैं वो वाहक या वेक्टर के द्वारा फैलते हैं, लेकिन कुछ दूषित जल व दूषित खाने से भी, भोजन से भी फैल सकते हैं। दूषित जल से जाता है ये। इसका नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे अमीबिएसिस है तो क्या है? प्रोटोजोआन डिजीज। किससे होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज है आपकी कालाजार। ठीक है, ब्लैक फीवर जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्लैक फीवर। ठीक है, ब्लैक फीवर जो है आपका जनरल वे में क्या होता है कि वही काली खांसी जिस प्रकार से था, काली खांसी में हम क्या समझते हैं? काला नहीं, काले का मतलब होता है डेंजरस। तो जो ऐसे ही बुखार जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है उसे हम कालाजार कहते हैं। अब ये किसकी वजह से होता है? तो एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है लेशमैनिया। क्या नाम है? लेशमैनिया, और इसी वजह से इस बीमारी को लेशमैनियासिस भी कहते हैं, लेशमैनियासिस भी कहते हैं। इस बीमारी के अंदर होता क्या है? व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आता है, जो कि नाम से दिख रहा है कालाजार। आजार मतलब होता है बुखार। किससे फैलता है? ठीक है, इसका वाहक देखो, यहाँ प्रोटोजोआन जो डिजीज हम पढ़ रहे हैं इसमें हमको दो चीज पढ़नी है। दो चीज क्या पढ़नी है? एक तो हमें रोगजनक का नाम पढ़ना है कि भाई इसकी वजह से बीमारी हो रही है, और दूसरी चीज हमें जो पढ़नी है वो पढ़नी है इसका वाहक, या जिसे हम इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। ठीक है, वेक्टर। अब वेक्टर क्या होता है? ठीक है, रोगजनक तो मैंने समझा दिया आपको। वेक्टर क्या होता है इसे आप समझिए। वेक्टर ऐसे जीव होते हैं जो रोग कारक या रोगजनक या पैथोजन को रोगी के पास लेकर जाता है, यानी संचरण जो करवा रहा है वो क्या हो गया? आपका वाहक हो गया, वाहन हो गया, वो उसके साथ में आ रहा है, उसकी वजह से आ रहा है, तो उसे हम वाहक कहते हैं। तो किसके अंदर रहता है ये? बालू मक्खी, या जिसे हम सैंड फ्लाई कहते हैं, सैंड फ्लाई के शरीर के अंदर रहेगा, और जैसे ही ये सैंड फ्लाई हमें बाइट करेगी हमारे अंदर यह प्रोटोजोआ आ जाएगा और हमें तेज बुखार आ जाएगी। नेक्स्ट, निद्रा रोग, या जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस भी कहेंगे। ठीक है, निद्रा रोग या फिर स्लीपिंग सिकनेस। इसके अंदर क्या होता है? मानसिक निष्क्रियता हो जाती है। व्यक्ति कैसा हो जाता है? मेंटली रिटार्ड हो जाता है। व्यक्ति दिमाग से काम नहीं करता है, दिमाग इतना सुन्न हो जाता है कि वो नींद जैसा, आलसी व्यक्ति जिसे बोलते हैं ना, बस दिन भर ऐसे बैठा है तो मुंह लटका के ऐसा लगता है कि नींद में ही है। ठीक है, उस प्रकार से हो जाता है। और क्या होता है? लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती है। लसिका ग्रंथि क्या होती है पहले ये समझिए। हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र जो है ना, उसके जो अंग होते हैं उसे हम लसिका तंत्र पूरा बोलते हैं, और लसिका ग्रंथि उसी का एक हिस्सा होता है। लसिका ग्रंथियों में सूजन हमेशा तब आएगी जब आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई संक्रमण होगा, इन्फेक्शन होगा, तो लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाएगी और लसिका ग्रंथि उससे फाइट करने का काम करती है। तो लिम्फ नोड जो होते हैं या लसिका ग्रंथि जो होती है वो हमारी बेनिफिशियल चीज है, बट एक बार वो स्वेलिंग आ जाती है तो उसको थोड़ा सा मेडिसिन लेके अपने को कंट्रोल करना पड़ता है। ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का ही एक भाग है। अब निद्रा रोग किसकी वजह से हो रहा है? ट्रिपेनोसोमा ब्रूकी, ये रोगजनक का नाम है ट्रिपेनोसोमा। किसकी वजह से फैलता है? सीसी मक्खी। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? हिंदी में हम इसको सीसी कहते हैं और इंग्लिश में टीएसई। अब ये टी जो है ना वो साइलेंट है,
टी को पढ़ते नहीं है, इसीलिए हम इसको सीसी फ्लाई कहते हैं। तो सीसी मक्खी के द्वारा यह फैलता है। नेक्स्ट मलेरिया, ठीक है, सब जने जानते हैं इस बीमारी को। इस बीमारी का जो रोगजनक होता है वो तो होता है प्लाज्मोडियम। कौन होता है? प्लाज्मोडियम होता है, लेकिन फैलता किससे है? मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा हमारे शरीर में यह फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? मादा एनाफिलिस मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको यहाँ पर समझाऊंगी, क्योंकि क्या है ना, देखो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने से बेनिफिट है, इस बारे में प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं रोग का नाम मलेरिया, रोगजनक क्या हो गया? प्लाज्मोडियम। अब इसी के बारे में मुझे थोड़ा सा डिटेल में आपको लिखवाना था, ठीक है, इसीलिए मैंने नया पेज लिया है यहाँ पे। प्लाज्मोडियम क्या होता है पहले आप इसको समझ लीजिए। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआन है, ठीक है, इसकी अलग अलग स्पीशीज पाई जाती है। तो जनरली इसकी 4 जातियां अभी तक पता है, इससे भी ज्यादा है, ठीक है, रिसर्च चालू है आपके, बट ये 4 तो है। तो पहली जो इसकी प्रजाति जाति, ठीक है, स्पीशीज जो है, पहले हम जीनस का नाम लिखते तो वो प्लाज्मोडियम लिख के मैं यहाँ पे फुल स्टॉप कर देती हूँ, आप समझ जाना पी मतलब प्लाज्मोडियम है। पहले नाम लिखते हैं हम वाइवेक्स। क्या है? वाइवेक्स। दूसरा प्लाज्मोडियम मलेराई, जिसे कॉमनली मलेरिया होता है इन सबसे है, ठीक है, बट जो कॉमन मलेरिया होता है वो मलेराई से होता है। फिर नेक्स्ट आएगा प्लाज्मोडियम आपका फैल्सीपेरम, ठीक है, ये वाले जो है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और लास्ट बचता है प्लाज्मोडियम ओवेल, वो उसकी शेप की वजह से। ये 4 जातियां मलेरिया के अंदर प्लाज्मोडियम की पाई जाती है। इसमें जो सबसे सामान्य वाला मलेरिया जो होता है, हमें कभी भी हो सकता है, सामान्य मलेरिया किससे होता है? मलेरिया से, मलेरियाई इस वाले से हो रहा है। सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस जो मलेरिया होता है वो होता है आपका इससे, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन हाईलाइट कर देते हैं। तो फैल्सीपेरम जो है, इससे दुर्दम मलेरिया, या जिसे इंग्लिश में हम मैलिग्नेंट भी कहते हैं, कई बार हिंदी में भी मैलिग्नेंट लिखा आ जाता है। तो मैलिग्नेंट या दुर्दम मलेरिया जो होता है वो किसकी वजह से फैलता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। ये मलेरिया अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी संभव है, ठीक है, व्यक्ति मर भी सकता है। तो सबसे खतरनाक वाला जो मलेरिया है वो कौन सा हो गया आपका? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होने वाला, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सबसे खतरनाक। रोगी की मृत्यु भी संभव है, रोगी की मृत्यु संभव, यानी व्यक्ति मर भी सकता है, ये इस प्रकार का मलेरिया होता है। प्रश्न जो आ रखा है पहले भी ये चीज कि दुर्दम मलेरिया होता है, चारों ऑप्शन दे देंगे, इन चारों में से कौन सा मलेरिया दुर्दम होता है। एक और क्वेश्चन का टाइप जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो क्या होता है कि आजकल ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन वाइज तो नहीं आ रहे हैं, अब प्रश्न का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया। तो प्रश्न का पैटर्न चेंज हुआ तो क्या चीज पूछते हैं, ठीक है, ऐसा पूछते हैं कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। दूसरा ऑप्शन, मलेरिया का वाहक क्यूलेक्स मच्छर है। ऑप्शन नंबर 3, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे मतलब दुर्दम मलेरिया करता है। और चौथा वाला पूछ लिया क्वेश्चन आपसे कि ये मलेरिया जब होता है तो उस व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाएं छोटी हो जाती है या बर्स्ट हो जाती है या नष्ट हो जाती है। ये 4 ऑप्शन है। अब आपसे पूछेंगे निम्न उपरोक्त जो ऑप्शन है उनमें से सत्य को छांटो। क्या सत्य नहीं है? क्यूलेक्स मच्छर वाला जो बोला था वो सत्य नहीं है, बाकी तीनों पॉइंट सत्य। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो आपको क्या करना होता है ना, पूरा का पूरा याद करना है। पहले का टाइम गया जब आप ये करते थे, आजकल क्या करना होता है, हमको सारे पॉइंट्स याद करने रहते हैं, ठीक है। तो आपको सारी चीजें एक एक आपको पढ़नी है, ओके। तो फैल्सीपेरम से होता है दुर्दम मलेरिया। अब मलेरिया के लक्षण क्या क्या हैं, ठीक है। लक्षण यह है, बुखार आएगा, ठंड लगेगी, क्योंकि हमारी आरबीसी नष्ट कर देता है ये, इसीलिए ठंड लगती है। बुखार जो होता है 72 घंटे या 48 घंटे के अंदर रीअकरिंग होता है, मतलब रिपीट टू रिपीट आता रहता है। ऐसा बुखार आता है जो वापस से आ जाता है, एक बार जाएगा तो फिर वापस से हो जाएगा उसको, इस प्रकार से फीवर होता है, ठीक है।
ये मलेरिया के बारे में लिखवा दिया। अब एक चीज और, इसका जो उपचार होता है, उपचार में एक दवाई यूज करते हैं कुनेन, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके उपचार में कुनेन दवा का उपयोग करते हैं। ये दवा किससे मिलती है? सिनकोना नामक पेड़, सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है, ठीक है, जिसे हम क्विनोन भी कहते हैं। तो यही इसकी मेडिसिन है जो सबको दी जाती है बहुत सिंपली। तो कुनेन दवाई जो होती है वो सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त करी जाती है। आर्टिफिशियली आजकल इसका सिंथेसिस होने लग गया है, ठीक है। ये चीज, दुर्दम मलेरिया पूछ सकते हैं। मलेरिया का वाहक कौन हो गया आपका? यहाँ वो भी लिख देते हैं, वाहक है मादा एनाफिलिस, ठीक है। मादा एनाफिलिस के अंदर ही क्यों रहती है? तो मादा एनाफिलिस में इसीलिए पाई जाती है कि मादा एनाफिलिस की जो लार ग्रंथि है उसमें ही उसको वो वातावरण मिल सकता है जो उसके वृद्धि के लिए सहायक है। इसीलिए मादा जो एनाफिलिस मॉस्किटो है उसके अंदर पाई जाती है, नर वाले के अंदर पाई नहीं जाती, ठीक है। और ये देखो कि प्लाज्मोडियम जो होता है परपोषी, ये परपोषी अपना जीवन काल 2 लोगों के अंदर पूरा करता है। पहला तो मच्छर के अंदर, ठीक है, और दूसरा कहाँ करेगा आपका? मनुष्य के अंदर। तो मनुष्य में oozoid की फॉर्म में यह पाया जाता है। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा लाइन में लिख देते हैं, ठीक है। मनुष्य में, ये चीज भी पूछ लेते हैं, मनुष्य में oozoid, सॉरी, मनुष्य में स्पोर की फॉर्म में पाया जाता है, oozoid की फॉर्म में मच्छर के अंदर पाया जाता है, स्पोर के रूप में पाया जाता है, और वहां से ये गुणन कर लेता है। और एक और चीज, अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो रहा है और उस व्यक्ति को, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो रहा है और उस व्यक्ति को किसी मादा मच्छर ने काटा है एनाफिलिस जिसमें वो प्लाज्मोडियम नहीं है, तो यह मेरे से उसमें चला जाएगा और इस प्रकार से ये आगे से आगे बढ़ता रहेगा। यानी मच्छर को मलेरिया हम दे सकते हैं, हमें मलेरिया मच्छर देता है, हम दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वापस आते हैं, नेक्स्ट जो डिजीज दे रखी है आपकी पायरिया, ठीक है। पायरिया जो बीमारी होती है वो दांतों की बीमारी है, मसूड़ों की प्रॉब्लम है। इसमें एंट अमीबिया, सॉरी अमीबियासिस लिख रखा है, टाइपिंग एरर है यहाँ पे। इसका जो होता है एंट अमीबा जिंजिवैलिस, अमीबा का ही एक टाइप है यह कैसे आता है? दूषित जल से होके आता है। किस में आता है? मतलब प्रॉब्लम क्या आती है? तो हमारे जो मसूड़े होते हैं उन मसूड़ों से ब्लीडिंग हो जाती है, उनमें सूजन हो जाती है, जिसे हम पायरिया के नाम से जानते हैं। तो पायरिया भी क्या आपकी प्रोटोजोआन डिजीज है, ठीक है। तो ये जो प्रोटोजोआन डिजीज थी मैंने यहाँ पे आपको समझा दी। नेक्स्ट डिजीज का नाम है फंगल डिजीज या कवक जनित रोग। अब पहला आता है कि कवक क्या है। तो कवक को अगर हम लोग वर्गीकरण के रूप में देखते हैं, एक जीवित जीव के रूप में देखते हैं, तो फिर कवक जो है एक खुद अलग अपना खुद का इसका किंगडम है, ठीक है। ये फंजाई जगत के अंदर आता है, ठीक है। कैसा होता है? तो कभी कभी परपोषी होता है, ठीक है, परपोषी, जिसे हम पैरासाइट कहते हैं। ज्यादातर यह मृतोपजीवी होता है, मृतोपजीवी, या जिसको इंग्लिश में हम सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। सेप्रोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? सड़े गले पदार्थ पर निर्भर करता है। अब इसको बिल्कुल इजी वे में समझो। फंगस, कवक, दिमाग में याद करो ब्रेड, ठीक है, हमारे सबके घर में ब्रेड रहता है, या अचार याद कर लो, या खाने की कोई भी चीज याद कर लो, और आपने कुछ दिनों के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दो, उसके ऊपर सफेद सफेद आपकी रुई जैसे लग जाएंगी, ग्रीन लग जाएगा, ब्लैक कलर का लग जाएगा, वो हो गया आपका फंगस। तो फंगस क्या हो गया? किस पे लग रहा था? ऐसे ब्रेड पे लग रहा था जो ब्रेड कैसा है आपका? सड़ रहा है। भाई अच्छे ब्रेड पे नहीं लगता, फ्रिज में रखो नहीं लगेगा, ठीक है। तो यानी कि ये किस कंडीशन में होता है? जब आर्द्रता मिल जाती है, इसको थोड़ी सी गर्मी मिल जाएगी, हीट मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पनपने लग जाएगा। अब कवक जो है आपके, कवक की जो डिस्कवरी की थी
वो डिस्कवरी करी थी आपके माइकेली नामक वैज्ञानिक ने। माइकेली नामक वैज्ञानिक, डिस्कवरी तो नहीं बोल सकते हैं, बट इन्होंने ही इसके बारे में व्याख्या की थी। सबसे पहली बार बताया था कि भाई कवक ऐसे होते हैं, इसीलिए इनके नाम पर कवक विज्ञान का नाम रखाया, क्या रखाया? माइकोलॉजी। तो कवक विज्ञान को क्या कहते हैं हम? माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब फंगस नाम क्यों रखा? फंगस का मतलब क्या होता है? तो फंगस का मतलब होता है मशरूम। ठीक है, लैटिन भाषा के अंदर फंगस का मतलब होता है मशरूम, और मशरूम की वजह से इसका नाम क्या रखा गया? फंगस। अभी बहुत से लोगों को नहीं पता है तो उनको मैं क्लियर कट बता देती हूँ कि जो कवक होते हैं हम लोग क्या देखते हैं, व्हाइट रुई जैसे काले हरे, वो फंगस है, लेकिन मशरूम भी एक कवक है, फंगस है, जिसे हम खाने के लिए उपयोग में लेते हैं। ठीक है, अब आता है कि कवक से डिजीज कौन कौन सी हो सकती है आपकी। तो कवक जो होते हैं ना आपके, जनरली आपकी बॉडी के अंदर डिजीज करते हैं। अब देखो, फंगस अगर कहीं होंगी तो वो सड़ेगी चीज। ठीक है, सिंपल है। एक तो पहला लिख दो आप, दाद या खुजली। ठीक है, बहुत कम ही है लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा। दाद या खुजली करता है, कौन करता है? ट्राइकोफाइटोन। ये कवक का नाम है, ये कवक दाद या खुजली कर देता है और एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है। अगर किसी व्यक्ति को दाद हो रहा है, व्यक्ति को तो छोड़ो, अगर आपको यहाँ दाद है, आपने टच किया, दूसरी जगह लगाया, वहां भी दाद हो जाए। ठीक है, तो ये भी क्या संक्रामक रोग है। दूसरा रोग लिखो आप, एथलीट फुट। ठीक है, इसका भी जो रोगजनक है वो कौन है आपका? ट्राइकोफाइटोन। कौन हो गया? ट्राइकोफाइटोन, वही कवक है। अब एथलीट फुट में क्या होता है? जो एथलीट होते हैं, एथलीट या जिसे हम धावक कहते हैं, जो दौड़ते हैं ना, रेस वगैरह करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? शूज वगैरह पहन के रखते हैं। ठीक है, तो उनके पैरों में वो प्रॉब्लम होती है, तो कभी कभी वो मृदा के अंदर ये जो ट्राइकोफाइटन है, ये कवक पाया जाता है, और वो रनिंग करते हैं उस टाइम पे उस मिट्टी से उनके पैरों में लग जाता है, और पैरों के भी खूब सारे दाग और स्किन पे रैशेस हो जाते हैं। उन सभी रैशेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी बीमारी को हम एथलीट फुट कहते हैं। और एथलीट फुट किसकी वजह से हो रहा है? आपका ट्राइकोफाइटन की वजह से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज जो आपकी दे रही है वो, उसका नाम है कृमि जनित रोग। ठीक है, कृमि जनित रोग। कृमि क्या होते हैं? इसको नॉर्मल भाषा में हम हेलमिन्स भी कहते हैं। कृमि जंतु जगत का एक ऐसा संघ बोल सकते हैं या फिर फाइलम बोल सकते हैं जिसके अंतर्गत कृमि सारे आते हैं। कृमि में क्या क्या चीजें आ सकती है? देखो, 3 चीजें आती है। एक तो आता है आपका एस्के हेलमिंथ, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथ, नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको क्या कहेंगे? यही प्लेटी हेलमिंथ। ये दोनों इसके अंदर आते हैं। अब हेलमिंथ्स क्या होते हैं? ऐसे जीव होते हैं जो परपोषी के रूप में पाए जाते हैं, यानी किसी और के ऊपर पलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है आपका वो है एस्केरिस। ओके, अब 2 डिजीज हमको दे रखी है। पहले डिजीज का नाम है फाइलेरियासिस। ठीक है, इसको बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो फाइलेरिया, और इंग्लिश में लिखें तो फिलिरियासिस। ठीक है, ये डिजीज जो है आपका, इसके अंदर जो आपका कृमि है या वर्म है, वो वर्म है बुचेरिया ब्रैनक्रॉफ्टाई। ठीक है, ब्रैनक्रॉफ्टी हिंदी में बोलते हैं, ब्रैनक्रॉफ्टाई अगर स्पेलिंग वाइज अगर हम पढ़ते तो दोनों चीज चल जाती है आपकी, बुचेरिया ब्रैनक्रॉफ्टाई। और इसका जो वाहक है आपका, वाहक कौन है इसका? क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर क्या करता है? अब क्यूलेक्स मच्छर की वजह से ये जो आपका कृमि है ये इस मच्छर के अंदर रहता है, इसके लार्वल स्टेज में, ये हमें बाइट करता है और हमारे अंदर ये बीमारी हो जाती है। फिलेरियासिस या फाइलेरिया जो बीमारी है, इसका बिल्कुल कॉमन नेम जो है आपका वो है हाथी पांव रोग। आप लोगों ने सुना होगा हाथी पांव रोग, जिसमें हाथी जैसे बड़े पैर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ लिख लो आप, हाथ पैरों में सूजन, जननांगों में सूजन आ जाती है। क्या हो जाता है? जननांगों में भी सूजन आ जाती है। हाथी जितना बड़ा पैर हो जाता है सूज के, इसीलिए हाथी पांव कहते हैं।
तो इससे हमारे पूरे शरीर में सूजन आ जाती है और ये कंडीशन बन जाती है। दूसरी डिजीज जो दे रखी है यहाँ पर एस्केरियासिस, ये तो जो इसका कृमि है उसी के नाम पे है, एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइडिस। ठीक है, एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइडिस जो है, आप लोगों ने सुना होगा ना, पेट में कीड़े हो जाते हैं छोटे बच्चों को, हम लोगों ने एक शब्द सुना होगा, इसके पेट में कीड़े हैं। ठीक है, ये शब्द बोलते हैं छोटे बच्चों को, ये वही कीड़े हैं जो सभी बच्चों के पेट में होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका एस्केरियसिस, एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइडस होता है। ठीक है, वही वर्म पेट में हो जाता है, दूषित जल या दूषित भोजन, मृदा, इन सभी से ये हमारे बच्चों के पेट में जाते हैं। बड़ों के पेट में भी हो सकते हैं बट उतने नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखते हैं, छोटे बच्चे नहीं रखते। जो बच्चे मिट्टी खाते हैं, ठीक है, उनके अंदर इसके जो लार्वा है एग फॉर्म में वो पहुंच जाएंगे, या हम लोग अगर बिना धोए सब्जी बनाए तो सब्जी के साथ भी ये वर्म हमारी बॉडी में पहुंच सकते हैं, बट वर्म जिंदा वर्म नहीं पहुंचेगा। क्या होता है इसके अंदर, पेट में दर्द होता है। अब ये जो वर्म्स हैं वो आपकी या तो आंत के अंदर रहते हैं, ठीक है, हमारी जो आंत होती है वहां पर पलते हैं, तो ये आंत्र में पलते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, पेट में दर्द होगा। ठीक है, पेट दर्द एक बार के लिए इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ये हमारे शरीर में हो जाए तो हमारे साथ क्या होगा, हम प्रॉपरली खाना नहीं खा पाएंगे। ठीक है, प्रॉपर खाना खाएंगे तो भी ये आंत्र वाली जगह पे मौजूद है, तो सारा न्यूट्रिशन ये ले लेंगे, हमें नहीं मिलेगा, तो हमारा वजन कम हो जाएगा। ठीक है, एनीमिया भी हो सकता है, सारा का सारा रक्त का इस्तेमाल यह कर ले तो वह भी हो सकता है, हमारे फेफड़ों में संक्रमण की स्थिति भी आ सकती है। इसका जो उपचार है उस उपचार में क्या करते हैं, डीवर्मिंग की टैबलेट देते हैं, डीवर्मिंग की टैबलेट। स्कूल्स के अंदर डीवर्मिंग की टैबलेट खिलाते हैं, टैबलेट का नाम है एल्बेंडाजोल। क्या नाम है, एल्बेंडाजोल। ये टैबलेट है जो टैबलेट स्कूल्स के अंदर बच्चों को खिलाई जाती है, ताकि उनके पेट में अगर कीड़े हो तो वो कीड़े मर जाए। ठीक है, नेक्स्ट, जो अभी जितनी भी आपके संक्रामक रोग थे वो सारे संक्रामक रोग हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो बचता है वो बचता है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूअस करेंगे। ठीक है, और एक सेकंड, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे। असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग में कितने सारे प्रभाव देखेंगे हम लोग कि किस किस चीज़ की वजह से हो रहा है, तो कुछ रोग उसमें पढ़ेंगे, कुछ हम लोग नेक्स्ट में पढ़ लेंगे। तो ये जो पीडीएफ है आपकी, जो मैंने भी पूरा पढ़ाया है, इस पीडीएफ को अगर आपको लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर आपको जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ या जिसमें आपको बता रही हूँ, इन सभी वीडियोज़ में कहीं भी कोई इश्यू, ठीक है, किसी चीज़ को लेके कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें आपको उसको रिजॉल्व करवा सकूँ और उस पर हम लोग डिस्कस कर सकें। आज के लिए बस यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे। थैंक यू।